हाय डियर शिक्षक साथियों, आज 24 जुलाई और 23 जुलाई की आपका परीक्षा सक्षमता का बीता है, जिसमें बहुत सारे शिक्षक गुस्सा में हैं, विभाग के ऊपर, सरकार के ऊपर, हम लोगों पे भी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अब सरकार आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को ही बदल दे तो उसमें किसी पढ़ाने वाले की गलती नहीं है। और रहा बात कि आप 3-4 मास्टर वीडियो ही आप मेरा देखे हैं, आंसर की आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि 150 प्रश्नों में क्या 70-80 भी नहीं लड़ा है। अगर ऐसा होगा तो समझ जाइए कि आपका पैटर्न सीटेट वाले पैटर्न पे बड़े बड़े जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारा ऐसे वर्ड में प्रश्न था और तब ऑप्शन था, तो वैसा प्रश्न सीटेट में आता है। फिर भी हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा गया था क्या पर्यावरण में। आज मैं 7th क्लास का ज्योग्राफी संपूर्ण करूंगा। कल जिनका एग्ज़ाम है वो लोग देख लेंगे ये क्या इसमें से प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में 23 और 24 को जिनका बीता है लड़ा था, या फिर 25 वाले देख लें ताकि उनके एग्ज़ाम में कहीं यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। और आप लोग बताएंगे कि क्या इस तरह से प्रश्न आया था या इससे भी फास्ट आया था। ये सबसे पहले मैं कटिंग लिया हूँ किताब का SCERT का। उससे पहले यहाँ कुछ मैं चर्चा कर लूँ। देखिए, सबसे पहले मानव, ये पर्यावरण के घटक हैं। मानव निर्मित घटक, प्राकृतिक घटक और ये मानवीय घटक। एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक, ये सब मानवीय घटक है पर्यावरण का। और मानव निर्मित जो है पार्क है, इमारतें हैं, पुल है, सड़क है, उद्योग है, स्मारक है। और प्राकृतिक घटक वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल है, जैवमंडल है। ये सब आप देख सकते हैं। तो प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से पर्यावरण का प्राकृतिक घटक नहीं है, और 3 प्राकृतिक घटक दे देगा और एक दे देगा ये मानव निर्मित या मानवीय घटक, परिवार, कोई भी एक दे देगा। या पूछेगा निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित नहीं है, 3 दे देगा, एक दे देगा प्राकृतिक घटक। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। मरुस्थल, ताल, वन। तो वन भी प्राकृतिक है, मरुस्थल भी प्राकृतिक है। ताल जो है ये मानकीकृत है, ये प्राकृतिक नहीं है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। स्थल, धर्म, समुदाय। तो समुदाय और धर्म अभी आपने देखा, यहाँ देख लीजिए, समुदाय और धर्म, धर्म और समुदाय, ये तो मानवीय घटक है। और यहाँ आपका प्रश्न मिल भी गया कि इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो समुदाय और धर्म ये तो है, तो नहीं कौन हो जाएगा, स्थल, ये तो प्राकृतिक घटक है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। समुद्र, पहाड़, सड़क। तो उत्तर हो जाएगा सड़क। देखिए, यहीं से प्रश्न पूछ रहा है। इसमें बहुत सारा प्रश्न छुपा हुआ है आप लोगों के लिए। अब रहा बात कि क्या इस तरह से प्रश्न था पर्यावरण में या इससे भी फास्ट था, या फिर मैं सीटेट का प्रश्न ला करके आपको दिखाऊंगा क्या उस तरह का प्रश्न था। पैटर्न आप लोग जितने बताए हैं, आप लोग आक्रोशित हैं गवर्नमेंट पे। ये आपका गुस्सा जायज़ है कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में वैसा प्रश्न, और सक्षमता 3 वालों से क्या दुश्मनी है सरकार को। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आवाज़ उठाया जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं प्रश्न। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फसल वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि जो है पर्यावरण के लिए खतरा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे शिक्षकों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने क्या बनाया मुझे याद ही नहीं है। तो सक्षमता 4 और 5 में सिर्फ आपको फ़ी दे करके परीक्षा में बैठने को मौका मिलेगा, या अगर आप नहीं 5 बार में उत्तीर्ण होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको डरा रहे हैं कि आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं है, आप नियोजन इकाई पे बने रहेंगे, वो डर हटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरे चैप्टर का MCQ। द्रवित मैग्मा से बने शैल
अग्नेय होते हैं, तो द्रवित मैग्मा से जब बनेंगे तो वो अग्नेय शैल होते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहा जाता है, और सबसे ऊपरी परत को पॉपर्टी कहा जाता है, और सबसे मध्य वाली परत को मेंटल कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए पृथ्वी हो गई, पृथ्वी, तो इसके तीन लेयर हो जाते हैं, ठीक है। कितने लेयर? 3 लेयर। पहला प्रॉपर्टी, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड। तो सबसे निचली परत क्या होती है? क्रोड। सियाल, सीमा, नीफे। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? तो ये सोना, पेट्रोलियम, कोयला ये सभी खनिज के उदाहरण हैं। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी शैल, कयांतरित शैल, अग्नेय शैल। तो जिसमें जीवाश्म है वो अग्नेय कैसे हो सकते हैं और कयांतरित? वो तो होंगे अवसादी शैल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवसादी शैल। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत यानी पहली ही परत है प्रॉपर्टी जो है क्रस्ट, ये आपकी सबसे पतली परत है। अगला लिस्ट देखिए, इनमें से कौन समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? शैल, समुद्री गुफा, किनारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किनारा। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है बाढ़कृत मैदान, पुलिन, हिमोड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमोड। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण ज्वालामुखीय घटना होती है। छत्रक शैलें पाई जाती हैं। तो छत्रक शैलें रेगिस्तानी एरिया में पाई जाती हैं। चाप झील यहाँ पाई जाती है। तो जो चाप झील है ये रेगिस्तान, नदी घाट या हिमंद में, तो चाप झील हिमंद में पाई जाती हैं। देखिए, एक शिक्षक ने कमेंट किया था कि आंसर की आने दीजिए सर, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट ऐसे ही मैंने तुक्का मार के नहीं पास किया है। 150 अंक का सीटेट भी होता है, और आप लोग उसका हिंदी पर्यावरण जब देखेंगे ना तो पता चलेगा कि ये क्या सवाल है, या बाल विकास या गणित। आपको लगेगा गणित यहाँ तो बनाने के लिए दिया भी था ना। सीटेट के एग्ज़ाम में वो सब ये जोड़ घटाव गुना भाग बनाने वाला प्रश्न नहीं होता है। बड़े बड़े वर्ड में लिख करके आएगा प्रश्न, और उस पर से आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्टडी करके उसका उत्तर देना होता है। तो 150 में मैंने 115 प्राप्त किया था 1 to 5 में। 6 to 8 में 113 अंक था 150 में। उसके बाद बीपीएससी क्वालिफाई करके टीचर बना हूँ। सिट्टी पिट्टी गुल होगा वो तो बात की बात है। मैं बार बार जिक्र करता था, ये बात आपको बुरा लगेगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, कि जब एग्ज़ाम आता है तब आप लोग जागते हैं। मैं बार बार रिपीट करता था, एग्ज़ाम का जब डेट बढ़ा था तो उस केस में आपने क्या किया था? पढ़ाई लिखाई बंद, और जैसे एग्ज़ाम का डेट आया तो आपको लगा कि बस क्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र देख लिया है ना, वहीं तो पूछेगा। मैंने ये कहा था कि वो पूछेगा। मैंने आपको बताया था कि इस आधार पे प्रश्न पूछा गया है, इसी आधार पे पूछेगा। लेकिन पैटर्न तो आप बोल रहे हैं कि बदला है। तो खैर, आंसर की आने के बाद पता चलेगा कि सच में पैटर्न बदला है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं और वो बोले भी हैं कि सर पैटर्न बदला है। तो हो सकता है बदला हो, सीटेट वाला पैटर्न हो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से भी आप प्रश्न जान लीजिए। ये वायुमंडल का एक फिगर दर्शाया गया है पाई चार्ट के द्वारा, जिसमें सबसे अधिक किसको दिखाया गया है? नाइट्रोजन को। तो आपको तो पता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत? तो 0.03%। अभी आप देख रहे हैं कितना उमस हो रहा है, गर्मी। ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। एसी, गाड़ी एसी, धुआं, पेड़ की कटाई, ये सब जब होगा तो आगामी 10 सालों के बाद क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है पूरे देश में, एक पेड़ माँ के नाम।
और इस मिशन में आप सभी ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। रिजल्ट जो भी हो सक्षमता का, हम लोग अपने ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए 1 पेड़ नहीं 2 पेड़ माँ के नाम लगाएंगे और बच्चों से लगवाएंगे। ठीक है। इको क्लब के द्वारा प्रत्येक सैटरडे आप जब मौका मिले कोई जो नए विद्यालय के प्रांगण में आप कहीं भी लगवा सकते हैं। आर्गन का प्रतिशत देख लीजिए, अन्य सभी गैसों का प्रतिशत देख लीजिए और ऑक्सीजन का देख लीजिए 21%। चलिए आगे प्रश्न। यहाँ से भी ज्योग्राफी में प्रश्न बनता है घुमा घुमा के। सबसे पहले आप जान लीजिए विषुवतीय रेखा किसे कहते हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। विषुवत यानी भूमध्य रेखा। इसके नीचे के भूभाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, ऊपरी भूभाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसको कहा जाता है मकर रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें अब आप लोग देख लीजिए ऊपर के उत्तर पूर्व व्यापारिक पौने ये ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर आती है। फिर उपोष्ण उच्च दाब, सनातन पछुआ पवन, अधोध्रुवीय निम्न दाब, ध्रुवीय पूर्वी पवन और फिर ऐसे वही चीज़ दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं MCQ पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन। इसका सूत्र होता है O3। ये समताप मंडल में पाई जाती है। इसको मापने की इकाई होती है डॉप्सन। क्या होती है? डॉप्सन। क्या 23 और 24 के जो परीक्षा बीता है इसमें से प्रश्न था या नहीं था? आप ईमानदारी से बताएंगे। और जो कह रहे हैं कि वास्ट एग्ज़ाम था, बहुत सारे शिक्षक तो ये 150 प्रश्नों में से ये भी नहीं बता रहे हैं 5 प्रश्न कि कौन था, क्या था। तो फिर वास्ट तो आपको लगेगा जब प्रश्न ही नहीं पता है। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है तो ये सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं इसी मंडल में घटती हैं। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? मतलब जहाँ प्राकृतिक घटनाएं नहीं होंगी, वायुयान गति करती हैं, तो समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है? तो ये घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं वर्षा। और इस वर्षा का बूंद जो है, वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है? तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, तो ये है जल चक्र। इसको क्या कहते हैं? जल चक्र। इसीलिए जल को आप नवीकरणीय संसाधन के रूप में देखते हैं, क्योंकि जल चक्र चलते रहता है। जिस दिन ये चक्र टूटा समझिए कि पृथ्वी पर विनाश तय है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं तो ये भूमध्य रेखा के निकट, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, भूमध्य रेखा के निकट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने, उपोष्ण उच्च दाब अक्षांश ये और दक्षिणी व्यापारिक पौने ये काफ़ी गर्म होती हैं। चलिए, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है, तो ये ज्वार और भाटा कहलाता है। चलिए आगे प्रश्न देखिए। टूकन क्या है? तो टूकन पक्षी है। क्या है? पक्षी है। मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो ये जो मैनियाक भोजन है ये अमेजन का प्रमुख भोजन है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसी के नीचे, हुगली नदी के नीचे पहला मेट्रो रेल चला है। देवदार एवं फल किसके प्रकार हैं? तो ये शंकुधारी वृक्ष के प्रकार हैं। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं?
तो बंगाल टाइगर डेल्टाई क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, मैंने संपूर्ण क्लास 7th का ज्योग्राफी का जो भूगोल है इसका MCQ आप लोगों के लिए लाया हूँ, और ये केवल 6 to 8 ही नहीं 1 to 5 वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है शायद। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तरी भाग में स्थित है अफ्रीका के। इसको आप होल्ड कर दीजिए इस प्रश्न को। ठीक है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं, तो ये बौद्ध एवं मुसलमान, ईसाई एवं मुसलमान, ईसाई एवं बौद्ध, तो ये बौद्ध और मुसलमान लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। रेगिस्तान की विशेषता क्या है? अल्प जलवाष्पन विरल वनस्पति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विरल वनस्पति। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, तो हेमिस बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। और हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये भी लद्दाख में है। मिस्र निम्नलिखित में से किस के लिए प्रसिद्ध है? तो मिस्र कपास के लिए प्रसिद्ध है कि मक्का के लिए कि गेहूं के लिए? तो ये गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये प्रश्न देखेंगे और हो सके कि इसमें से 3 से 4 प्रश्न कल के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाए। साथ ही साथ गणित जो भी है, जैसा भी पूछा है, टोटल का टोटल मैं पढ़ाया था एकदम। आने दीजिए आंसर की, मैं हूबहू दिखाऊंगा। अब रहा बात हिंदी, आप कह रहे हैं उपसर्ग नहीं था, प्रत्यय नहीं था। हाँ, अलंकार कुछ नया प्रश्न था, CDP से कुछ नया प्रश्न था, तो उसके लिए तुक्का बताया था मैंने। खैर जो भी हो, आपका रिजल्ट होना चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, चाहे जैसे हो। ये था आप लोगों के लिए क्लास। हो सके रात्रि में गणित का एक क्लास लाऊं जो कि आपके एग्ज़ाम में टकराए। और देखिए एग्ज़ाम में बैठने के बाद क्या होता है कि आदमी हेजिटेटिव हो जाए। एक शिक्षक ने कहा सर मात्र 80 ही प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी आपने पूरे प्रश्न को देखा ही नहीं, समय बीत गया आपका। एक शिक्षक ने कहा सर हम गर्दा उड़ाने के लिए गए थे, मेरा ही गर्दा उड़ गया। तो घबराइए नहीं, मैं ये समझ सकता हूँ कि आप जिस उम्मीद से गए थे उस उम्मीद पे पानी फिरा हुआ है, लेकिन आंसर की के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आखिर ये पैटर्न आया कहाँ से। क्या सीटेट वाला पैटर्न उठा करके अचानक डाल दिया गया और कहा गया था मामूली एग्ज़ाम है। देखिए कोई भी एग्ज़ाम मामूली नहीं होता है। ना पढ़ने वालों के लिए मामूली एग्ज़ाम भी वास्ट है, और पढ़ने वालों के लिए रिज़ल्ट 150 में अगर 60 नहीं आए तो थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। खैर जो भी हो, रिज़ल्ट आपका होना चाहिए, ये मेरा कॉन्फिडेंस है या फिर मेरा दुआ है कि आपका रिज़ल्ट हो। कैसा प्रश्न पूछा, क्या पूछा, उससे कोई हमें मतलब नहीं रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही।